मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मसला। आज हम बात करेंगे उन तमाम मुद्दों के बारे में जिनका जिक्र आज विपक्ष ने किया सदन में, और विपक्ष ने उन तमाम मुद्दों को आज सदन में उठाया है। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित हो गई है। आखिरी दिन सदन में 6 अहम बिल पास हुए, लेकिन इस बीच विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा और सरकार ने भी विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में अभय चौटाला ने 3 घोटाले, धान, शराब और रजिस्ट्री पर सरकार को घेरा, तो वहीं किरण चौधरी ने कोरोना पर सवाल किए। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने रोडवेज, शिक्षा, क्राइम, बेरोजगारी सहित एमएसपी का मुद्दा भी उठाया, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने सभी सवालों का जवाब दिया। तो चलिए पहले हम आपको सुनवाते हैं कि सदन में विपक्ष और पक्ष ने क्या कहा, उसके बाद विस्तार से हम इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। जो आम आदमी के लिए क्या है, रोडवेज का साधन है। 2013-14 में 4,500 बस थी हरियाणा रोडवेज के पास, आज 3,000 रह गई घट के। क्यों नहीं बस ले रहे भाई, क्यों नहीं आगे जा रहे? शिक्षा है, शिक्षा, बच्चों की शिक्षा का सवाल है। 40,000 पोस्ट उसकी खाली है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं आया। भाई कब हम भर रहे हैं, कब नहीं भर रहे हैं। इसी प्रकार क्राइम का जिस प्रकार से बढ़ा, वो चर्चा खुद इन्होंने करी, वो आप देखते हैं। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा। जल भराव, कल बात हुई थी, कितने आदमियों को कंपनसेशन दिया, कितना मिला कंपनसेशन, उसका कोई हमारे को जवाब, यहाँ तो तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। एमएसपी का सवाल आता है तो इन्होंने बड़ा ये कहा, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ये किसान के हित में है। मैं समझता हूं ये किसान को सुविधा देने का नहीं है, ये किसान की समस्या पैदा करने का है। क्या नतीजा निकला ऐसा किसान से, जिसकी 40 क्विंटल पैदावार है उसको कोटा बांध देते हैं कि 25 क्विंटल मेरी, और 4 एजेंसी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हर सेक्ट, जब वो वेरीफाई करेंगे, क्रॉप वेरिफिकेशन का इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, तो किसान क्या करेगा? किसान के ये सुविधा नहीं है, समस्या है, इसको वापस लो तुरंत। इस बात का मेरा ये है कि considering that during the last COVID wave there was so much of stress on the capacity of testing, it's very imperative that we have to strengthen that testing infrastructure. So what kind of medical facilities with X-ray machines, laboratory with RT-PCR testing facilities, radiologists, medical and paramedical staff are you giving in rural areas in a cluster approach? I would like you to answer that. इसके अलावा पहली और दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन के अंदर 3 बड़े घोटाले हुए। मुख्यमंत्री जी, आपने ये बात स्वीकार करी थी कि घोटाले हुए। एक घोटाला हुआ था शराब का, एक घोटाला हुआ था रजिस्ट्री का, और एक घोटाला हुआ था धान का। उन तीनों की रिपोर्ट भी आप पटल पे रख दो। ये धान घोटाला, धान का भी हुआ था, धान के अलावा आपका रजिस्ट्री का हुआ था। ये बातें नहीं, नहीं आती है। हमने उसके मेले लगाए, अंत्योदय मेले, ग्रामोदय मेले, और अभी शायद 22 तारीख तक समाप्त होने थे, आज 22 है। आज उसका कहीं ना कहीं लगा होगा आखिरी, या कोई बचा होगा तो 1 आध 2 दिन में और हो जाएगा। 180 से ज्यादा ये मेले इन स्थानों पर, एक जगह पर 2-2, 3-3 भी लगाए हैं, तो ऐसे 250 से ऊपर ये मेले लगे हैं, जिसमें 1.5 लाख परिवार को बुलाया गया है। और इन सबको रोजगार के लिए कैसे अपनी आय बढ़ा सकते हैं, टारगेट हमारा है कि इस 1 लाख वाले की आय 2 लाख कैसे हो जाए। कौन लगा दिया? नहीं, आखिर वो 1 लाख वाले की हम नहीं दे रहे कुछ भी, सरकार की ओर से कुछ नहीं दे रहे, हम उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए व्यवस्थाएं बना रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो डीए और डीआर की किस्तें, वो उसकी जो दरें हैं, एक साथ 19 से 17% मिल रही थी,
और बाद में केंद्र सरकार ने भी लागू कर दिया कि 1 जनवरी 21 से इसको बढ़ा करके और 28% कर दिया था। अब 1/7/21 के बाद इन दरों में 3% की और वृद्धि केंद्र ने की है, अभी प्रदेश ने नहीं की थी। अब से 1 जनवरी 22 से जो 3% की वृद्धि है वो हरियाणा प्रदेश में भी डीए की किस्त में वृद्धि कर दी गई है। इसी प्रकार दूसरा जो कंट्रीब्यूशन पेंशन में पहले 10% होता था, केंद्र ने भी उसको 10 की बजाय 14% कर दिया है। उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैटर्न पर हरियाणा ने भी अब उसको 10 के स्थान पर 14% उसमें अपना योगदान करने का ये निर्णय लिया है। शिक्षा में बाजरा खराब हुआ। अब बाजरा खराब हुआ तो बाजरा खरीदने के भी पैरामीटर हैं। उस पैरामीटर पर अगर हम खरीदते तो खरीद तो बहुत कम होती। हम सरकारी खरीद कर भी लेते 2250 पर, तो खरीद तो 1 लाख 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं होने वाली थी। लेकिन बाकी जो 3-3.5 लाख मीट्रिक टन है वो खरीदा इसलिए नहीं जाता कि उसकी क्वालिटी डाउन है, और क्वालिटी डाउन होने के बाद जो तो ठीक है वो तो 2250 में बिकता, खराब बाजरा वही 1100-1200 में बिकता, इससे ऊपर बिकता नहीं। हमें आखिर में निर्णय ये लिया कि किसी का खराब हो चाहे अच्छा हो, हर एक को 600 रुपया दे दो। आज जिनका बाजरा कमजोर था, खराब था, वो इतने प्रसन्न है कि हमारा खराब बाजरा भी 12 के बजाय 1800 रुपया घर में मिल गया हमको। और एक बाजरा था उसमें भी जिन्होंने उसमें बेचा बहुत कम, 1-1.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा, ये भी मंडी का एक रिकॉर्ड है, ये दिलवा देंगे। ज्यादा इस सीजन में 1.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा ही आया होगा। बाकी लोगों ने घर अच्छा है, हमने भी कहा कि बाद में बेच सकते हैं, महंगा हो जाएगा। आज बाजरा 1900 रुपया क्विंटल है, 600 रुपया सरकार से ले गए, 25 रुपया का भाव उनको मिल रहा है। तो विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन इस बीच विधानसभा के शीतकालीन के दौरान विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। तो आज मसले में चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है, इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। उनसे आपका ताल्लुक करा देते हैं। सुखबीर तंवर हमारे साथ जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता हैं। वंदना पोपली हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। अमरदीप बरार हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हर खबर हरियाणा की इस विशेष चर्चा में। वंदना जी, आपका मैं सबसे पहले रुख करूंगी क्योंकि सत्ता में आपकी सरकार है, इसलिए सवाल भी सबसे पहले आपसे करना लाजमी है। कई सारे मुद्दे आज विधानसभा के सत्र में उठे और विपक्ष ने कई सवाल भी किए, लेकिन सबसे पहले मैं ओमिक्रॉन का जिक्र करना चाहूंगी। विपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया और हरियाणा में भी अब ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। करनाल में पहला मामला सामने आया है। सरकार की क्या तैयारियां हैं ओमिक्रॉन को लेकर? किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां विशेष तौर पर सरकार की तरफ से की गई है? पिछली तस्वीर को हम ना देख पाए इस बार, क्योंकि भयावह तस्वीर थी पिछले साल की। देखिए, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है मोनिका? जी वंदना जी बोलिए। जी, सबसे पहले तो मैं सिर्फ आज के दिन की बात नहीं करूंगी, मैं जो पूरा शीत सत्र चला है उसकी बात करूंगी। उसमें हमने कुछ एक स्टेटमेंट लगातार सुनी विपक्ष की तरफ से। जैसे कल मैं सुन रही थी तो कल ये स्टेटमेंट आ रही थी कि हम आपको नहीं कह रहे, हम आपको दोषी नहीं ठहरा रहे, आप ईमानदार हैं। ये मुख्यमंत्री जी को लेकर विपक्ष की तरफ से स्टेटमेंट आ रही थी। आज भी जो स्टेटमेंट मैंने सुनी, आखिर में आपने भी सुना होगा कि किस प्रकार कहा गया कि नई परंपराएं शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आपको साधुवाद। 9 घंटे का जो सेशन है वो चला है। हुड्डा जी की भी एक स्टेटमेंट मुझे ध्यान आती है, उन्होंने कहा कि सबको मौका मिला, चाहे पक्ष है या विपक्ष है। तो ये जो 4 दिनों का जो सेशन था उसमें विपक्ष की तरफ से तमाम प्रश्न पूछे गए, और मैं मानती हूँ मेरी सरकार में मंत्री रहे हो, मुख्यमंत्री रहे हो या हमारे उप मुख्यमंत्री रहे हो, सबने बहुत अच्छे से आंकड़ों के साथ जवाब दिए। और हर एक जवाब में मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष कहीं पर संतुष्ट भी दिखाई दिया और कहीं पर घिरता हुआ भी दिखाई दिया। जहां तक आप ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं कि एक और नई चिंता की विषय बन चुका है। हम सब पीछे देख चुके हैं कि कोरोना के समय में हमने जो सोचा भी नहीं था वो सिचुएशंस हुई थी, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि किस तरह की चीजें आएंगी। लेकिन एक समय में जब हमारे यहाँ पीपी किट नहीं बनती थी, हम पीपी किट बनाने में कामयाब रहे, हम वैक्सीनेशन अपनी कंट्री का बनाने में कामयाब रहे, हम वैक्सीनेट कराने में भी कामयाब रहे। उसके अलावा जितने भी चीजें हैं, हम धीरे धीरे हमने बेड्स को बढ़ाया, हमने जो लोग हैं उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो वो टाइम पीरियड हमने देखा है। हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को याद करते हुए कि हमें और नई चीजें भी आ सकती हैं, हमें और जो पुरानी कमियां रही हैं उसको भी दूर करना है। आप देखेंगे किस तरह से वैक्सीनेशन है बहुत बड़े स्तर पर हो चुका है। आज हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री उसी को लेकर विपक्ष ने ब्यौरा भी मांगा सरकार से। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन कंपल्सरी है
इसके साथ ही ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं। ऑक्सीजन की कमी जिस तरह से दिखाई दी कि लोगों को लग रहा था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहीं पर लेट पहुंच रही थी, कहीं पर टैंकर गायब हो रहे थे, ये सब सिचुएशन हमने देखी है। तो 60 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ आपको बताना चाहूंगी, तीनों विधानसभा में अलग अलग ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। ये पूरे हरियाणा में हो चुका है कि ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। बेड्स वाले हॉस्पिटल जो है उनका नंबर हम इंक्रीज कर चुके हैं। और भी ज्यादा जो हमें जिस चीज की भी जरूरत होगी, मेडिसिन की जरूरत है, हम लैब जो है, लैब बनाने की बात है तो लैब भी बन चुकी है। तो अपनी तरफ से हमारी फिर भी कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि क्या स्थिति रहेगी, अपनी तैयारी हमने पूरी किया। समय के अनुसार जिन चीजों की और जरूरत पड़ेगी हम और भी उसको आगे सामने लेकर आएंगे। ठीक है अमरदीप जी, क्या आप संतुष्ट हैं जो ब्यौरा दिया है सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर? विपक्ष के सवाल थे कि क्या तैयारियां हैं सरकार की, संतुष्ट हैं आप तैयारियों से? आप तक आवाज पहुंच रही है अमरदीप जी? हाँ जी, तो मैं आशा करूंगा कि मेरी जो चर्चा वो सुनी जाएगी, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बोलिए। मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे मंत्री जी हो, बीजेपी के चाहे विधायक हो, वो हमेशा सवालों से भागते रहे। मैं आज बताना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश में आज भी 21% डॉक्टर और पैरा मेडिकल जो स्टाफ की कमी है वो हमारे हरियाणा प्रदेश में है, आज भी है। 7 साल हो गए, कोरोना भी आया, सब कुछ हुआ, वो भी है। और दूसरी बात, हमारे हरियाणा में 2,90,00,000 आबादी है। उसके हिसाब से हमारे हरियाणा प्रदेश में 50,000 जो बेड है वो होने चाहिए हॉस्पिटलों में, लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश में जो बेडों की संख्या है वो लगभग 20,000 21,000 इसके आसपास है। तो अभी ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो हमारे देश में पहुंच चुका है। पहले कोरोना में हमारे प्रदेश में क्या हालात हुए, ऑक्सीजन की कमी से हमारे कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों की कोरोना की बेड की कमी से जान गई। और जो बीजेपी सरकार का मैनिफेस्टो था 2014 का, उसमें इन्होंने वादा किया था कि हम हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज वो बनाएंगे हम। लेकिन ये वंदना जी मुझे बता दे कि कितने जिलों में इन्होंने बनवा दिया अब तक। ठीक है जी, एक तो ये सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा इनसे ये है कि 50,000 बेड चाहिए और 20,000 बेड अभी अवेलेबल है। 30,000 बेड बनाने में कितना समय लगेगा, कब तक वो बन जाएंगे? क्योंकि ये और सारा बात जो मेन है ओमिक्रॉन, उसके बारे में हमें अभी सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश में आ चुका है, हमारे प्रदेश में भी आ सकता है और उससे हालात कोरोना से भी बदतर हो सकते हैं। पहला केस आ गया हरियाणा में। ठीक है वंदना जी, जवाब दीजिए। आप तो बोल रही थी कि तैयारी पूरी है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी बता दी, बेड्स की कमी बता दी, संसाधनों की कमी बता दी विपक्ष ने। देखिए, विपक्ष का काम है प्रश्न उठाना और मेरी सरकार का काम है जवाब देना, और जवाब जरूर मिलेगा। सबसे पहले डॉक्टरों की कमी बता रहे हैं। डॉक्टर की कमी काफी पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन उसको हमने सुधारने की क्या क्या कोशिश की है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने डॉक्टर्स की जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ा दिया ताकि वो ज्यादा समय तक सर्व यहाँ पर कर सके। इसके अलावा हमारे जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं हमने उनसे बॉन्ड भरवाए ताकि वो यहाँ पर पहले सर्विस करें। आ रही हूँ आपके पास सुखबीर जी, आपके पास आ रही हूँ। हाँ, बीच में कोई ना बोले, मैं भी किसी के बीच में नहीं बोल रही हूँ। गलतफहमी ना करें। तो मेडिकल बॉन्ड भी हमने सुखबीर जी आपके पास आऊंगे, आप बोलिएगा के अंदर सर्व करें, क्योंकि हम बहुत सारा जो पैसा है वो हम इन मेडिकल स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए देते हैं, हमारे बच्चों के लिए देते हैं। तो कम से कम वो पहले हरियाणा में सर्व करें, और साथ के साथ अगर हमें लगता है तो हम और भी जो ज्यादा डॉक्टर्स की पोस्ट है हम लगातार निकालते रहे, पैरामेडिकल जो हमारा स्टाफ है उसके लिए, तो आगे और भी निकालेंगे। हम इस चीज को मानते हैं कमी है, लेकिन उसके पीछे सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। वो टेक्निकल फॉल्ट है कि जो डॉक्टर्स है वो सर्व करने को तैयार नहीं है। उसका हमने एक सोल्यूशन भी। टेक्निकल फॉल्ट क्या है? अमरदीप जी, ये तो आप वादा खिलाफी हो गई। आपने कहा वंदना जी मेरे बीच में नहीं बोले, लेकिन मैं उनके बीच में बोलूंगा। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप अपनी बारे में बोलिएगा ना, 10 बार बोलिए। आपकी बातों को सुनकर तकलीफ हुई। आपके पास आ रही हूँ। मेरी बारी है, आपके पास भी मेरी बारे में बोलने दीजिए, मेरे बारे में मुझे बोलने दीजिए। बोलिए जी। डॉक्टर्स की कमी बहुत समय पहले से चली आ रही है, लेकिन हमने जो स्टेप्स लिए हैं वो मैंने आपको बताया। मैं ये नहीं कह रही
कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। मैंने आपको ये भी कहा कि हमें जो आवश्यकता पड़ेगी, आप देखेंगे किस तरह से हिसार में बात कर लीजिए, सिरसा में बात कर लीजिए, गुड़गांव में बात कर लीजिए, इमीडिएटली जो हमें हॉस्पिटल खोलने की जरूरत पड़ी, हमने बेड्स का नंबर इंक्रीज करा, वो जो करने की कोशिश की हमने लगातार की, और हमने हॉस्पिटल्स का नंबर बढ़ा दिया है, पहले से ज्यादा बढ़ा दिया, मेडिकल कॉलेजेस भी खोले हैं, लेकिन अभी भी और जो करने की आवश्यकता है, उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर जितना चिंताएं आपकी उनसे ज्यादा चिंताएं देना है। ठीक है वंदना जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। सुखबीर जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आ रही हूँ। अमरदीप जी आप ही के पास आ रही हूँ उसके बाद। सुखबीर जी बोलिए। अनामिका जी, नहीं मोनिका जी, जिस प्रकार से बहन जी ने बात करी, सारी की सारी शुद्ध झूठ बोली है, और मैं इसका प्रमाण देता हूं आपको। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले समय में बनी, उस वक्त खट्टर सरकार ने एक निर्णय लिया कि रिटायरमेंट के बाद हम डॉक्टरों को एक्सटेंशन देंगे, जिसका जिक्र बहन जी ने, वंदना जी ने किया। और आज मुझे बड़े दुख के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना पड़ रहा है कि 3 महीने पहले जो डॉक्टर्स को एक्सटेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी थी, उनको एक झटके में दूर कर दिया, एक झटके में नौकरी से निकाल दिया। शायद वंदना जी इस तथ्य से वाकिफ नहीं है, अगर वाकिफ होती तो ये बात आज ये नहीं रखती। मुझे इस बात पे बड़ा आश्चर्य है, शायद इनको अपनी सरकार की कुरीतियों का, नालायकियों का अंदाजा नहीं है। और आप ले लेना वंदना जी, कोई बात नहीं है, आप बहन जी हो, कोई इश्यू नहीं है, कुछ नहीं कह रही, कोई बात नहीं। आपका समय है तो जवाब देना, हालांकि मुझे यहाँ से शुरू नहीं करना था, लेकिन आपने जिस प्रकार की बात करी तो मुझे यहाँ से शुरू करना पड़ा। निसंदेह स्वास्थ्य के फ्रंट पे जिस प्रकार से आज प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, और जिस प्रकार से डॉक्टरों को एक्सटेंशन देके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टरों को बिना किसी नोटिस के निकाल दिया है, ये तथ्य है। इसकी ये जांच भी कर लेंगे, पता लगा लेंगे, और आगे से इस तथ्य को कृपया ना दोहराएं, ये मेरी विनती है। इसके अलावा मैं कहना ये चाहता हूं, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। मुझे राजनी से सवाल नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। विषय ये कि घोटाला घोटाला घोटाला, सब घोटाला। इसमें क्या हुआ, लॉकडाउन में मतलब थानों से भी शराब चोरी करवा दी, चोरी का पर्चा करवा दिया, तस्करी करवा दी सरकारी संरक्षण में। L2 के गोदामों से शराब तस्करी करवा दी, ये सरकार की विफलता है। इसके अलावा जितने भी जो लॉकडाउन में जब आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, सारी रजिस्ट्रियां करवा दी गैर कानूनी तरीके से। अनेक अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने संज्ञान लिया, मुकदमे दर्ज करे, लेकिन बड़े आश्चर्य हैरानी की बात है, उन्हीं राजस्व के अधिकारियों को उससे भी ज्यादा बढ़िया जगह रिइंस्टेट करके लगा दिया। ये इनका इस तरह का विषय है। धान घोटाला की भी जिस प्रकार से बात आई, और जो बिहार और दूसरे प्रदेशों का धान आके यहाँ बिका, वो सारी की सारी बात हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कही। इसके अलावा मैं कहना आपके माध्यम से ये भी चाहता हूं, इस विधान के सत्र में सबसे जो दुखदायी विषय रहा वो ये रहा कि एक तरफ तो पिछले सत्र में ये काले कानून जो कृषि के लिए केंद्र ने बनाए थे, उनके समर्थन के लिए उनका समर्थन विधानसभा में पारित करा के भेजते हैं, और जब आज पूरे राष्ट्र में किसानों की बात थी और एमएसपी का विषय था, उसमें ये को रद्द कर देते हैं, उस पे बात भी नहीं करते। ये आखिर में ये दो मुही बात क्यों करते हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत कहा लॉकडाउन के दौरान, और सारे जब कृषि का ये आंदोलन चल रहा था कृषि कानूनों के खिलाफ, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। जिस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आईवास करने का प्रयास किया, हकीकत ये है कि किसान का बाजरा लूटा गया, और जो इनकी एमएसपी की रट थी वो पूर्णतः विफल होगी। आखिर इस विधानसभा सत्र की मुझे उपयोगिता बताएं कि इस अमरदीप जी आपके पास आ रही है। ठीक है, वंदना जी जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले अमरदीप जी आपके पास कुछ कहना चाह रहे हैं। सकता है आखिर ये बताएं कि जिस प्रकार से इस प्रदेश में जो एसपीएससी में और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जिस प्रकार से निरंतर घोटाले हुए,
और इसके ठीक है, सारे जवाब मैं ले लूंगी आपसे। इनका ठीक है, वंदना जी से मैं जवाब ले लूंगी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात सरकार कहती है। हाँ वंदना जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले सरकार की पवित्रता है। ठीक है ठीक है सुखबीर जी, वंदना जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अमरदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमरदीप जी बोलिए। हाँ जी, मेरे पास एक और डाटा है जो मैं वंदना जी को बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार द्वारा 2021 में 19 राज्यों को लगभग 53 करोड़ की जो हेल्थ गारंटी है वो जारी की गई थी सभी राज्यों को। लेकिन हमारे हरियाणा सरकार द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को कोई भी प्रपोजल नहीं भेजी गई, जिसके कारण हमें वो पैसा नहीं मिल पाया। तो इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं बता सकती आप, ये सरकार की नाकामी है। और दूसरी बात, जो आपदा में अफसर के रूप में आपने बनाकर शराब घोटाले किए, रजिस्ट्री घोटाले किए लोगों के साथ, जैसा वो सारे हरियाणा प्रदेश के सामने है। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा, मैंने पिछली बात भी यही बोला था कि इतने बेड का मैं 50,000 होने चाहिए, 20,000 है, वो कैसे पूरे करेंगे? जो 21% डॉक्टरों की कमी है वो आप कैसे पूरी करेंगे? थोड़ा सा इस पर मुझे प्रकाश चाहिए बस। ठीक है वंदना जी, आपने सुना किस तरीके से सुखबीर जी का क्या कुछ कहना है, अमरदीप जी का क्या कुछ कहना है। तमाम सवाल आपके ऊपर, तमाम आरोप। सुखबीर जी ने अभी यहाँ पर जो प्रश्न उठाया था, उन्होंने कहा था जो कृषि कानूनों को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव तो भेज दिया, लेकिन एमएसपी पर प्रस्ताव नहीं भेजा, इसकी बात ही कर रहे हैं। सबसे पहले कृषि कानून जो है आप उसको काला बता दीजिए, लेकिन मुझे मालूम है वो किसानों के लिए बहुत अच्छे थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि मैंने इसको किसानों के लिए किया था और देश के लिए वापस ले रहा हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि वो कानून खराब थे, हमने कहा कि देश के लिए इसको वापस लिया है क्योंकि आपने दबाव डाला। लेकिन आप जहां तक बात कर रहे हैं कि एमएसपी पर प्रस्ताव भेजे केंद्र सरकार को, तो एमएसपी पे प्रस्ताव हम केंद्र सरकार को तब भेजे जब केंद्र सरकार एमएसपी पे कोई कानून बनाने के लिए विचार नहीं कर रही हो। केंद्र अपने आप से एमएसपी पे कानून बनाने के लिए विचार कर रही है, एक कमेटी बन रही है, तो उसके बाद प्रस्ताव भेजने का क्या औचित्य है? जब एमएसपी पे कानून बन जाएगा हम धन्यवाद प्रस्ताव फिर भेज देंगे, उसके लिए तो हम मना नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, डेटा भी बता रहे हैं। ऐसा क्यों है कि आपके जो नेता हैं वो विधानसभा में डेटा नहीं देते, लेकिन प्रवक्ता यहाँ पर उठाकर डेटा ले आते हैं? मतलब जहाँ पे ऑथेंटिक होना चाहिए वहां पर उपलब्ध नहीं है। किस नेता ने उठाया था विधानसभा में? किस नेता ने उठाया था? नहीं, सरकार किसकी है? आपके पास ये डेटा होना नहीं चाहिए। नहीं, आप विधानसभा में जहाँ उठाना चाहिए वहां नहीं उठा रहे ना, वही तो मैं कह रही हूँ। ठीक है वंदना जी, तो झूठ निकल जाएगा यहाँ पर अगर तथ्य और फैक्ट लेकर आ रहे हैं, झूठ बोलती जा रही है। अरे आप छोड़िए, विधानसभा की छोड़िए, आप मानेंगे तो नहीं, लेकिन उठा देकर आप बता दीजिए। अमरदीप जी सुन लीजिए, अभी अपनी बारी में बोलिएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर घोटालों की बहुत ज्यादा यहाँ पर बात हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितने अच्छी तरह से विधानसभा में जवाब दिया, जिस एचपीएससी घोटाले की यहाँ पर बात करें, 24 प्रश्न पूछे गए, 24 के 24 प्रश्नों का उत्तर दिया, तो बात कहाँ पर आकर अटक गई कि जांच आप कैसे करवा रहे हैं। उनको कहीं पर भी ये नहीं लगा कि क्या गलती है क्या नहीं। अरे पकड़ने वाले हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर घोटाला हुआ, पैसा हमने पकड़ा, और हम बता रहे हैं कि अब तो गड़बड़ हो गई, राजनीति किस पे करेंगे? जुर्म करने वाला भी आप ही की से काम कर रहे हैं। जुर्म करने वाला भी वही है, पकड़ने वाला भी वही है, फैसला करने वाला भी वही है, तो फिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी? विपक्ष का यही आरोप है वंदना जी। कमाल है, आप हमें अपनी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है क्या? विजिलेंस अगर कुछ काम कर रही है तो हम उस पर विश्वास नहीं करें क्या? मुझे एक बात बताइए, कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के आप जज को आप बुला लीजिए, उससे आप करा लीजिए, उसमें भी क्वेश्चन मार्क कर देंगे क्या? ईवीएम पे पहले क्वेश्चन मार्क नहीं किया क्या? जुडिशरी पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं किया क्या? इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने कभी क्वेश्चन मार्क नहीं किया? तो जब ये हर एक चीज में क्वेश्चन मार्क करते रहेंगे तो हम इनके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमें उन पर विश्वास है। जब उन्होंने आरोपी को पकड़ा है, जांच कर रहे हैं, 18 नवंबर को पकड़ा गया है, आपने अभी से इतना शोर मचा दिया, कुछ समय तो लगेगा जांच करने में, और बख्शा एक भी नहीं जाएगा। आपको मैं बताना चाहूंगी, ये जो मुख्यमंत्री जी ने बहुत क्लियरली डेटा दिए हैं,
पूरी 7 FIR हुई थी पिछले 10 साल में कांग्रेस के समय में, और 20 लोग आरोपित हुए थे और एक को भी पनिशमेंट नहीं मिली। मैं आपको बताना चाहूंगी हमारी 57 केसेस हैं, 57 FIR हुई, जिसमें टोटल 432 आरोपी हैं, जिसमें से 60 लोग जेल में हैं, उनकी जमानत भी नहीं हो रही है। ये एक्शन लेते हैं हम, और आप जितने भी घोटाले बता रहे हैं सब पे जांच चल रही है और एक्शन भी होगा और हो भी रहा है। ठीक है, आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। भी नहीं हो रही है। ठीक है, वंदना जी आपको रोकना चाहूंगे, आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।